दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। कितना बदलाव अभी तक आया है और इमरजेंसी की जो यादें हैं, सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है इमरजेंसी के दौरान में वो था लोगों का फोर्सफुल तरीके से नसबंदी करना, जबरन नसबंदी करना, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात यह है, लोगों के अपनी बॉडी के ऊपर अधिकार रहते हैं। मुझे कब नसबंदी करवाना है, नहीं करवाना है, मैं अपनी बॉडी के ऊपर डिसीजन खुद लूँगा। लेकिन सरकार ने इस अधिकार को भी छीन लिया था और सरकार फोर्सफुल तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो डिसीजन है धीरे धीरे करके कैसे करके हिंसक हो गया है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भारत इमरजेंसी की 50वीं नंबर की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। तब डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक सबसे भयानक और कम एक्सेप्ट किया गया चैप्टर सामने आता है, वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, मतलब राज्य प्रायोजित जबरन नसबंदी, जिसे आम जनता की यादों में नसबंदी के नाम से जाना जाता है। ये नसबंदी का अभियान जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के रूप में सामने आया था, असल में देखा जाए सरकार ने एक चीज़ को फॉलो किया था, न्यो माल्थुसियन एंड यूजेनिक, मतलब नस्ल सुधारवादी प्रयोग था। इसमें स्टेट वायलेंस के जरिए पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता, स्वतंत्रता पर हमला किया गया। बॉडीली ऑटोनॉमी पर हमला सरकार ने करी थी। ये पॉलिसी जो शुरुआत में फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे कि जो ग्लोबल संस्थाएं हैं वो इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल रिप्रेशन होने लगा, राजनीतिक दमन का औजार बन गई। जबकि भारत का नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लंबे समय से नसबंदी को क्या बोलता है, आपके ऊपर है भाई, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी मेथड। लेकिन ये जो कैंपेन आया था, पार्टिकुलरली आप इमरजेंसी के दौरान लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हिंसक हो गया। और इसके पीछे बोला जा रहा है कौन थे, अनइलेक्टेड मार्विक पॉलिटिशियन संजय गांधी और उनके सहयोगी। इस मुहिम के प्रमुख निशाने बने थे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए लोग, गरीब, झुग्गी में रहने वाले एंड दलित और अल्पसंख्यक, साथ ही साथ गांव देहात के लोग। अब जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन की घटनाएं हैं केवल भारत तक सीमित नहीं रही हैं, विश्व के कई सारे देशों में इसे पब्लिक हेल्थ, यूजेनिक्स मतलब नस्ल की शुद्धता एंड सोशल हाइजीन के नाम से लोग लागू किए हैं। रिसर्चर लोगों ने ये पाया है कि अमेरिका में 1907 से 1979 तक 1979 तक 60,000 से ज़्यादा लोग, जिनमें जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, गरीब हैं, ब्लैक हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, नेटिव वुमेन्स हैं, इनकी नसबंदी कराई गई थी। कब? 1907 से लेकर के 1979 तक। अब आप सोच लीजिए, 1979 तक ये नसबंदी का काम चलते रहा दोस्तों। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि खाली भारत भर में ही ये चीज़ चली है। अमेरिका में 1907 से 1979 तक ये चीज़ चली थी। ठीक, एक चीज़ ये है, यदि हम स्वीडन जैसे देशों की तरफ भी आगे बढ़ते हैं तो स्वीडन में तक इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिली हैं। जैसे कि 1935, स्वीडन में 1935 से लेकर के 1976 के बीच में, 1976 के बीच में 63,000 लोगों को बोल दिया गया कि ये माता पिता कोई काम के नहीं है, ज़बरदस्ती इनकी नसबंदी कराई गई। बाद में सरकार ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और मुआवजा भी दिया। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ हम देखने वाले हैं वो है किसका, नाजी जर्मनी का। यहाँ पर जो बायोसाइंस है इसका मिसयूज़ हुआ एंड 1933 में, कब? 1933 में
1933 में लागू लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिकली डिसीज्ड ऑफस्प्रिंग के अंतर्गत कितने लोग 4 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई थी। ठीक इसी प्रकार से ये तो नाजी जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, हिटलर वाले देश की। अब हम बात करते हैं पेरू की। तो पेरू में अल्बर्टो फुजीमोरो ने गरीब और आदिवासी महिलाओं की जबरन नसबंदी करवाई थी। 3 लाख लोग। ये तो हो गया पेरू। इसके बाद चाइना की यदि हम बात करें, ठीक है, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत लाखों लोगों को जबरन नसबंदियां का शिकार होना पड़ा, जिसका निशाना ज़्यादातर गरीब एंड अल्पसंख्यक समुदाय बने। ये सब बताता है कि आधुनिक विश्व में भी बायोपॉलिटिक्स का एक अंधेरा पक्ष मौजूद है। ये भारत अकेले में नहीं हुआ है, दूसरी जगह में भी इस प्रकार के एग्जाम्पल हमको देखने को मिले हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम्मा टार्लो, इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि दिल्ली के लोग इमरजेंसी को नसबंदी का वक्त बोलते थे। आपातकाल शब्द ही जनता के लिए डर और बदनामी का प्रतीक बन गया था। इसके अलावा शाह कमीशन आया, ठीक है, शाह कमीशन आया जो कि क्या बोलता है, आपातकाल के इमरजेंसी के मिसयूज की जांच के लिए ये बना था। इसने 1778 नसबंदी से जुड़ी मौत एंड सैकड़ों घायल और हजारों अनऑफिशियल नसबंदी की घटनाएं दर्ज करी थी। इसके अलावा जनसंख्या के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, पाई पैंडिकर और केजी जोली, इनकी जो जिला लेवल की रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला जा रहा है कि 1975 में 13 लाख नसबंदी हुई, 1976 में 26 लाख, 1977 में जोड़ देंगे टोटल ना तो 83 लाख नसबंदी हुई। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा जबरन नसबंदी वाला प्रोग्राम बन गया। नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश एक प्रकार से वैसेक्टोमी बेल्ट बन गए थे, हब बन गए थे। अब बात करते हैं पटना, बिहार जैसे राज्यों की, जहां पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन उग्र था ना, वहां नसबंदी कुछ जबरदस्ती हुई थी। टिकट के बिना यात्रा करने वाले यात्री, दिहाड़ी मजदूर, भिखारी, जेल में बंद विचाराधीन कैदी और यहाँ तक कि साधु संत किसी को नहीं छोड़ा गया था। जो युवक हिप्पी जैसे दिखते थे उनको भी जबरन पकड़ लिया जाता था। मतलब आप नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट के बिना राशन की दुकान से आपको राशन नहीं मिलेगा। गांव के लोग अपने घरों से भागकर खेत और जंगल में छिप जाते थे और कई बार पुलिस से टकराव भी होता था। छात्र आंदोलन के भूमिगत कार्यकर्ताओं ने पटना, गया, मुजफ्फर, सारण और भोजपुर में विरोध प्रदर्शन किए थे। 1976-77 में बिहार सरकार ने लगभग 4.5 लाख नसबंदी करवाई थी। ब्लॉक अधिकारी, पंचायत के मुखिया, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, इन पर कोटा थोप दिया गया था। इसके अलावा लोगों को लुभाने के लिए नगद राशि दी जा रही है, चावल दिया जा रही है, नौकरी में वरीयता जैसे प्रलोभन दिए जाते थे। साथ ही साथ यदि नहीं करवाओगे तो आपका जो पदोन्नति है उसको रोक दिया जाएगा, नौकरी से निकालना जैसे भी दंड किए गए थे। जब विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ते गया तो उसके साथ राजनीतिक रिप्रेशन भी बढ़ता गया। जैसे 16 अक्टूबर 1976 को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खलपुर गांव में पुलिस ने गोली चलाई थी, 25 लोग खत्म, ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे। ये घटना नसबंदी गोलीकांड के रूप में जानी जाती है। मतलब मुजफ्फर जिले के खलपुर गांव। हरियाणा के कुख्यात उत्तावर गांव की बात करें, यहाँ पर नवंबर 1976 में पुलिस और लगभग 700 अधिकारियों ने बिजली काट दी और गांव को चारों ओर से घेर करके 180 पुरुषों की नसबंदी करी थी। मतलब ये एकदम काला अध्याय ही इसको आप बोल सकते हैं। इमरजेंसी की स्टरलाइजेशन पॉलिसी ने वो दिखा दिया जिसे कैमरून के राजनीतिक सिद्धांतकार एकिले मेम्बनी ने नेक्रोपॉलिटिक्स बोला था। मतलब सरकार के पास ये पावर है कि वो ये तय करेगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा। 1977 के आम चुनाव तक नसबंदी एक चिलिंग सिंबल, डरावने प्रतीक के रूप में उभरी और इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस को उत्तर भारत में ज़बरदस्त झटका लगा था। और फिल्म आई थी नसबंदी 1978 की और गीत था
क्या मिल गया सरकार तुम्हें इमरजेंसी लगा के, नसबंदी करा के। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली इनकम टैक्स की चोरी करने वाले लोग और उनकी प्राइवेसी में किस प्रकार से सरकार घुस रही है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। प्राइवेसी चाहे किसी अपराधी की हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति की हो, प्राइवेसी का अधिकार सबको मिला हुआ है। इसलिए सरकार को जब भी हमारी निजता में एंटर करना हो, उससे रिलेटेड चीज़ों में एंटर करना हो, तो पहले उसको संविधान जो बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, उसका पालन करना जरूरी है। अब हाल फिलहाल में देखा जाए, वित्त मंत्री ने संसद में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जिसके अंतर्गत टैक्स अथॉरिटीज़ को किसी भी व्यक्ति के वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच की अनुमति दे दी गई है। मतलब जब ऑफिसर्स लोग कहीं जा रहे हैं जांच पड़ताल में, ऐसे टाइम पीरियड में डिजिटल स्पेस तक पहुंच भी अब उनको छूट दे दिया गया है। सरकार का तर्क है, चूंकि आज के टाइम में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए इन्फोर्समेंट भी डिजिटल होना चाहिए। लेकिन ये बात फार रीचिंग इम्प्लीकेशन को नज़रअंदाज कर रही है। गंभीर प्रभाव को सरकार ध्यान नहीं दे रही, जैसे कि प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ओवर रीच कर रही है एंड सर्विलांस का खतरा बढ़ जाता है। सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाने वाले लोग, अपोजिशन पार्टीज़ के लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे, उनकी आवाज़ दबाई जाएगी। ये बात एकदम क्लियर है यहाँ से। अब बात करते हैं इसका कानूनी आधार क्या है एंड डिजिटल मोड। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसकी धारा है 132, सेक्शन 132 के अंतर्गत पहले से ही सर्च एंड सीजर की परमिशन है, लेकिन वो केवल फिजिकल स्पेसेस तक सीमित है। जैसे कि घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लॉकर चेक कर रहे हैं। ऐसे मामले में कुछ हद तक आपका जो उद्देश्य है एंड जो साधन अवेलेबल है, उनके बीच में एक रिलेशन बना हुआ है। मतलब छिपी हुई संपत्ति को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया जो कानून सरकार लेकर के आई है, इसको ब्लर कर दे रही है, क्योंकि अब अधिकारी किसी व्यक्ति की डिजिटल प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत व्यापक और निजी हो सकती है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब है क्या? सरकार ने क्या बोली है इसमें? ईमेल, क्लाउड ड्राइव, सोशल मीडिया अकाउंट है, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप सब चेक कर डालेंगे ये लोग। डिजिटल एप्लीकेशन, और एक खतरा और भी है यहाँ पर, एनी अदर स्पेस ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब सबको समेट लो, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी ये लोग देख डालेंगे आपके मोबाइल का, भले ही आप अपराधी हो या नहीं हो। इस सूची को ओपन एंडेड बना देता है, मतलब एकदम क्लियर नहीं है। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ को ये भी पावर दे दी गई है कि वे एक्सेस कोड्स को ओवरराइड करके किसी भी डिजिटल डिवाइस में घुस जाएंगे, मतलब आपके लॉक को तोड़ देंगे, इतनी तक उनको आज़ादी दे दी गई है। लेकिन अभी भी चीज़ क्लियर नहीं है कि ये लागू कैसे करके होगा, खास करके इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, जिसमें खुद वित्त मंत्री ने संसद में जिक्र किया था। बात करते हैं संवेदनशील पेशेवरों की सुरक्षा की। ये खतरा और भी गंभीर तब हो जाता है जब हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो कि लॉयर हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, या फिर कोई और हो सकता है। यदि तलाशी ऐसे ही एकदम आशंका के आधार पर, शक के आधार पर या फिर शत्रुता के आधार पर करी जाती है, तो ये सिर्फ प्राइवेसी का हनन नहीं होगा, बल्कि फ्री रिपोर्टिंग को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगली बार से वो डरने लग जाएगा कि मैं ऐसी रिपोर्ट छापूंगा तो सरकार मेरे ऊपर कार्यवाही करेगी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डिवाइसेस की सीजर पर इंटरिम गाइडलाइन जारी किए थे और केंद्र सरकार को बोला था कि आप कुछ प्रोटोकॉल बनाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी काम ऐसे करती है ना कि सरकार को ही बोलती कि आप अपने लिए खुद कानून बनाओ, ताकि वो बचने का रास्ता भी बना ले। साथ ही अदालतों ने रीजन टू बिलीव को भी टेंजिबल मटेरियल पर आधारित बताया, मतलब
संदेह के आधार पर ही आप ये सब नहीं कर सकते, आपके पास ठोस सबूत होना जरूरी है। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड जवाबदेही के संकट की। नया प्रस्ताव आया है, ये सारे सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है। जैसे जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, मतलब सरकार कोई कदम उठा रही है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं। साथ ही आपको लक्ष्मण रेखा खींचना चाहिए था, वो भी आप नहीं खींचे। साथ ही साथ डेटा सेंसिटिविटी को आप समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं, किसी का भी डेटा उठा ले रहे हैं, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब ये है कि कानून के अनुसार रीजन टू बिलीव को सार्वजनिक नहीं किया जाता, और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ चला गया। बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर कुछ मानक तय किए गए हैं। दुनिया के अन्य डेमोक्रेसी में डिजिटल तलाशी और जब्ती को लेकर के स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन होता है। जैसे कनाडा की जब हम बात करते हैं ना, तो चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम की सेक्शन 8 क्या बोलती है? 3 शर्त हैं डिजिटल प्राइवेसी में घुसना है तो। प्रायर ऑथराइजेशन, सबसे पहले आप अनुमति लीजिए, जुडिशियल अप्रूवल करा के लेके आइए, एंड अभी भी आपको रीजन देना पड़ेगा। अमेरिका में टैक्स पेयर बिल ऑफ राइट्स की जब हम बात करते हैं तो केवल जरूरी और कानूनी रूप से मान ही जांच होगी। ड्यू प्रोसेस एंड सर्च एंड सीजर प्रोटेक्शन लागू रहता है। रिले वर्सेस कैलिफोर्निया की बात करें यूएस सुप्रीम कोर्ट की, तो मोबाइल डेटा तक पहुंचने के लिए वारंट चाहिए, और भारत में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मस्त आज़ादी है। भारत के प्रस्ताव और प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। कोई वारंट नहीं, कोई रिलेवेंट टेस्ट नहीं, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी वर्डिक्ट 2017 का उल्लंघन है, जिसमें क्या बोला था, आपका जो उद्देश्य है वो एकदम कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, एकदम जरूरी हो तभी करिए, एंड प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए, लीस्ट इंट्रूसिव मीन्स होना चाहिए। मतलब बिना जुडिशियल सेफगार्ड के आप यदि ये काम करेंगे तो ये कोई मतलब की नहीं। बात करते हैं कि डिजिटल निगरानी को आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड लीगैलिटी को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।